गुड मॉर्निंग दोस्तों। श्री राम कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। अपन भारत के भौतिक विभाग के बारे में चर्चा कर रहे थे। हिमालय पर्वतीय प्रदेश और उत्तर का विशाल मैदान अपन ने पढ़ लिया था। इसके बाद आज नेक्स्ट तीसरा पार्ट है अपने सामने, प्रायद्वीपीय पठार। प्रायद्वीपीय पठार की आज अपन चर्चा करेंगे। यानी कि भारत का जो भौतिक विभाजन पढ़ रहे हैं, उस भारत के भौतिक विभाजन में तीसरा पार्ट है अपने सामने, प्रायद्वीपीय पठार। प्रायद्वीपीय पठार की बात करेंगे। सबसे पहले शुरुआत करने से पहले मैं आपको बता दूं कि प्रायद्वीप और द्वीप में क्या अंतर है, या यूं कहें महाद्वीप, या यूं कहें पठार और पर्वत में क्या अंतर है। आपके सामने दो तीन शब्द है। एक शब्द तो आता है द्वीप, एक आता है महाद्वीप, और एक है आपके सामने प्रायद्वीप। ठीक है ना। अब अगर द्वीप की बात करें तो द्वीप के संदर्भ में सीधा सा एक शॉर्ट डेफिनेशन के तौर पे मैं आपको बता दूं, द्वीप यानी कि वह स्थल खंड जो चारों ओर से जल से घिरा हुआ हो। द्वीप की अगर बात करें तो द्वीप यानी कि वह या एक ऐसा स्थल खंड जिसके चारों ओर जल राशि विद्यमान हो। एक ऐसा स्थल खंड जिसके चारों ओर जल राशि विद्यमान हो, वो क्या कहलाता है? द्वीप कहलाता है। बात समझ में आई? तो द्वीप एक ऐसी स्थलाकृति जिसके चारों ओर जल राशि विद्यमान हो। जैसे उदाहरण के तौर पर मैं बताऊं, माजुली द्वीप। माजुली एक नदी द्वीप है जो ब्रह्मपुत्र नदी के अंतर असम राज्य में आता है ना। माजुली द्वीप नदी द्वीप है। और अन्य कई सारे जैसे कि लक्षद्वीप हो गया, अंडमान निकोबार द्वीप समूह हो गया। तो ऐसा स्थल खंड जिसके चारों ओर जल राशि विद्यमान हो वह द्वीप कहलाता है। महाद्वीप की अगर बात करें तो महाद्वीप के संदर्भ में बताएं कि जिसके चारों ओर जल राशि हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। जैसे मान लिया जाए ऑस्ट्रेलिया एक महाद्वीप है, उसके चारों ओर जल राशि है। ठीक है। उसी तरह देखा जाए एशिया भी एक महाद्वीप है जिसके दक्षिण में जल राशि है, पूर्व में जल राशि लेकिन उत्तर में नहीं है। मतलब यूं है कि महाद्वीप एक विशाल स्थल खंड जिसके चारों ओर जल राशि हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। महाद्वीप एक विशाल स्थल खंड है। और प्रायद्वीप की बात करें तो प्रायद्वीप एक ऐसा स्थल खंड जो तीन ओर से जल से घिरा हुआ हो। एक ऐसा स्थल खंड जो तीन ओर से जल से घिरा हुआ हो प्रायद्वीप कहलाता है। जैसे उदाहरण के तौर पर मैं बताऊं आपको, भारत के संदर्भ में अगर अपन बात करें, भारत के संदर्भ में अगर बात की जाए तो यहां पर आपने देखा होगा इस क्षेत्र में स्थित है आपका अरब सागर। क्या है? अरब सागर। पूर्व में स्थित है बंगाल की खाड़ी, और दक्षिण की बात करें तो दक्षिण में स्थित है हिंद महासागर। यानी कि ये वाला जो पार्ट आपको दिखाई दे रहा है, इस भारतीय प्लेट्यू की अगर बात करें अपन तो इसके पश्चिम में अरब सागर, पूर्व में बंगाल की खाड़ी और दक्षिण में हिंद महासागर का जलीय क्षेत्र आता है। तो प्रायद्वीप यानी कि एक ऐसा स्थल खंड जिसके तीन ओर जल राशि विद्यमान हो, वह प्रायद्वीप कहलाता है। तो प्रायद्वीप का मतलब आपको समझ में आया होगा, एक ऐसा स्थल खंड जो तीन ओर से जल से घिरा हुआ हो प्रायद्वीप कहलाता है। नेक्स्ट अगर अपन बात करें आगे, ये तो होगी इसकी बेसिक जानकारी। अब अगर देखा जाए प्रायद्वीपीय पठार के संदर्भ में, किसके संदर्भ में बात कर रहे हैं अपन? प्रायद्वीपीय पठार। प्रायद्वीपीय पठार की अगर अपन बात करें तो प्रायद्वीपीय पठार क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर अपन देखा जाए तो भारत का जो भौतिक विभाजन है उसमें अगर देखें अपन तो यह भारत का सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश है। भारत का सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश है। यह भारत का क्या है? सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश है। इसके क्षेत्रफल की अगर अपन बात करें, प्रायद्वीपीय पठार के क्षेत्रफल की अगर बात की जाए, इसका क्षेत्रफल है लगभग 16 लाख वर्ग किलोमीटर। कितना है? 16 लाख वर्ग किलोमीटर। यानी कि भारत के कुल क्षेत्रफल की अगर बात की जाए तो भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। ये क्या है? भारत का कुल क्षेत्रफल है।
32,87,263 वर्ग किलोमीटर। और प्रायद्वीपीय पठार का क्षेत्रफल कितना है? 16 लाख वर्ग किलोमीटर। यानी कि अगर बात की जाए तो भारत के कुल क्षेत्रफल का 48% भाग है। लगभग में 50% दिया हुआ हो तो भी सही है ना, लगभग 50% की अगर बात करें तो। बाकी अगर देखा जाए तो यहाँ 48% भूभाग है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से क्या है, भारत का सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश है जिसका कुल क्षेत्रफल 16 लाख वर्ग किलोमीटर है। अब प्रायद्वीपीय पठार के निर्माण की अगर अपन बात करें कि प्रायद्वीपीय पठार का जो निर्माण है वो निर्माण कैसे हुआ, तो प्रायद्वीपीय पठार के निर्माण की अगर बात करें तो यह इसका जो निर्माण है वह हुआ है ज्वालामुखी 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 विस्फोट के कारण जो लावा निकला था उस लावा के ठंडे होने से, ज्वालामुखी विस्फोट के कारण जो लावा बाहर आया, इस लावा के ठंडे होकर जमने से, ज्वालामुखी विस्फोट के दौरान निकलने वाले लावा के ठंडे होकर के जमने से प्रायद्वीपीय पठार का निर्माण हुआ है। बात समझ में आई। इसके बाद अगर इसके विस्तार की अगर अपन बात करें तो प्रायद्वीपीय पठार जो है इसके विस्तार की अगर अपन बात करें तो प्रायद्वीपीय पठार का विस्तार कहां से कहां तक है। देखिए प्रायद्वीपीय पठार के विस्तार की अगर अपन बात करें, किसकी बात करें, विस्तार, यानी कि प्रायद्वीपीय पठार का विस्तार कहां से कहां तक है, तो विस्तार के बारे में अगर अपन देखें विस्तार के संदर्भ में अगर अपन बात करें इसकी, मैं आपको बताऊं राजस्थान के संदर्भ में देखें तो यहां पर एक पर्वत श्रेणी है, इसका नाम है अरावली पर्वत। कौन सा है? अरावली पर्वतमाला। उसके बाद अगर देखा जाए तो यहाँ मेघालय का पठार है, या इसे शिलोंग पठार या कार्बी एनलोंग का पठार अपन कह सकते हैं, यानी कि ये वाला जो पार्ट है उत्तरी पूर्वी हिस्सा, तो यहाँ शिलोंग का पठार है। उसके बाद अगर यहाँ दक्षिण में बात करें तो दक्षिण में आती है आपके इलायची की पहाड़ियां, यहाँ पर आती है आपके गिर की पहाड़ियां, गुजरात में गिर पहाड़ियां, और पूर्वी क्षेत्र में आएगी यहाँ पर राजमहल की पहाड़ियां। कौन सी आएगी? राजमहल की पहाड़ियां। अब अगर यहाँ पर मैं आपको डिटेल से बताऊं इस संदर्भ में, तो यहाँ पर राजस्थान के क्षेत्र की अगर बात करें तो अरावली पर्वतमाला, कौन सी है? अरावली पर्वतमाला। उत्तर पूर्व की अगर अपन बात करें तो उत्तर पूर्व में स्थित है आपका शिलोंग का पठार। कौन सा पठार? शिलोंग का पठार। उत्तर पूर्वी सीमा की अगर बात करें अपन तो उत्तर पूर्व में कौन सा पठार है? शिलोंग। जबकि उत्तर पश्चिम की अगर बात करें तो उत्तर पश्चिम में क्या है? अरावली। और यहां पश्चिम दिशा की बात करें तो पश्चिम दिशा में है गिर पहाड़ी। कौन सी पहाड़ी? गिर पहाड़ी, गुजरात। और पूर्व की अगर बात करें तो पूर्व में आता है आपके यहां पर राजमहल की पहाड़ी, राजमहल। इन राजमहल की पहाड़ियों का ही विस्तार है शिलोंग का पठार, जिस पर गारो, खासी, जयंतिया पहाड़ियां स्थित है। राजमहल की पहाड़ी, राजमहल की पहाड़ी। और दक्षिण में अगर बात करें तो यहां पर आएगी आपके इलायची पहाड़ी या इलायची की पहाड़ियां, इलायची की पहाड़ियां, इलायची की पहाड़ियां। अब अगर देखा जाए यहां पर अगर अपन बात करें तो इस क्षेत्र, यानी कि यह जो संरचना है वो प्रायद्वीपीय पठार की सीमा का निर्धारण करती है। तो गिर पहाड़ी से लेकर के अगर अपन बात करें इलायची की पहाड़ियां तक, और इलायची की पहाड़ियों से फिर चले अपन राजमहल की पहाड़ियां, और राजमहल की पहाड़ियों का विस्तार फिर शिलोंग के पठार तक है। यहाँ बीच में गारो, मालदा गैप भी स्थित है। और फिर अगर इसको मिलाएं अपन तो इस तरह से एक अनियमित त्रिभुजाकार संरचना बनती है। क्या बनती है? अनियमित त्रिभुजाकार संरचना मिलती है। यानी कि प्रायद्वीपीय पठार की अगर बात करें अपन तो प्रायद्वीपीय पठार की सीमा का निर्धारण उत्तर में गंगा का मैदान, गंगा के मैदान का दक्षिणी भाग, उत्तर में गंगा का मैदान, फिर दक्षिण में देखा जाए तो इलायची की पहाड़ियां, पूर्व में राजमहल की पहाड़ियां और पश्चिम में गिर पहाड़ियां। जबकि उत्तरी पूर्वी सीमा का निर्धारण शिलोंग के पठार से होता है। इसके बाद अगर देखा जाए इस तरह से प्रायद्वीपीय पठार का एक विस्तार है, और इस विस्तार के आधार पर अगर अपन देखें तो प्रायद्वीपीय पठार की जो आकृति बनती है, क्या बनती है? आकृति। प्रायद्वीपीय पठार की आकृति की अगर अपन बात करें तो प्रायद्वीपीय पठार की जो आकृति बनती है, प्रायद्वीपीय पठार की जो आकृति बनती है वो आकृति बनती है अनियमित त्रिभुज के समान। कैसी बनती है? अनियमित
त्रिभुज के समान। यानी कि प्रायद्वीपीय पठार की आकृति कैसी है, एक अनियमित त्रिभुजाकार इसकी आकृति है। अनियमित मतलब नियमित नहीं है, अनियमित त्रिभुजाकार इसकी आकृति है। इसके बाद अगर देखा जाए तो मोटे तौर पर मैं आपको बताऊं याद रखने के संदर्भ में, आपने नाम सुना होगा 22 डिग्री उत्तरी अक्षांश। कौन सा? 22 डिग्री उत्तरी अक्षांश। 22 डिग्री उत्तरी अक्षांश की अगर बात की जाए तो 22 डिग्री उत्तरी अक्षांश जो है प्रायद्वीपीय पठार को गंगा के मैदान से अलग करता है। कितने डिग्री? 22 डिग्री उत्तरी अक्षांश उत्तर के विशाल मैदान से प्रायद्वीपीय पठार को अलग करता है। तो 22 डिग्री उत्तरी अक्षांश भी आपको थोड़ा ध्यान में रखना है। 22 डिग्री के बाद अगर आगे चले अपन तो 23 डिग्री 3 मिनट से राजस्थान की सीमा प्रारंभ होती है, 23.5 डिग्री पर कर्क रेखा स्थित है। और फिर पिछली क्लास में आपको बताया ही था 24 डिग्री उत्तरी अक्षांश। 24 डिग्री उत्तरी अक्षांश को लेकर के भारत पाकिस्तान के मध्य सीमा विवाद को दर्शाया जाता है। पाकिस्तान कहता है कि 24 डिग्री उत्तरी अक्षांश से सीमा का निर्धारण किया जाए। तो याद रहे 22 डिग्री उत्तरी अक्षांश से प्रायद्वीपीय पठार की सीमा उत्तर के विशाल मैदान से अलग होती है। इसके बाद अगर देखा जाए इस प्रायद्वीपीय पठार की उत्तर से दक्षिण की लंबाई, किसकी बात करें अपन? उत्तर से दक्षिण की लंबाई की अगर बात करें, उत्तर से दक्षिण दिशा की ओर अगर अपन चलते हैं तो उत्तर से दक्षिण दिशा की लंबाई, यानी कि ये वाला जो क्षेत्र हो गया आपका उत्तर से दक्षिण दिशा, उत्तर से दक्षिण दिशा की अगर अपन चलते हैं तो उत्तर से दक्षिण दिशा की ओर इस प्रायद्वीपीय पठार की जो लंबाई है वो लंबाई है 1600 किलोमीटर। कितनी है? 1600 किलोमीटर। यानी कि उत्तर से दक्षिण प्रायद्वीपीय पठार की लंबाई कितनी है? 1600 किलोमीटर। जबकि पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर अगर अपन देखते हैं तो पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर अगर अपन चले तो पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर इसकी लंबाई है लगभग चौड़ाई कितनी है? 1400 किलोमीटर। कितनी है? 1400 किलोमीटर। यानी कि प्रायद्वीपीय पठार की उत्तर से दक्षिण लंबाई 1600 किलोमीटर, जबकि पश्चिम से पूर्व की चौड़ाई 1400 किलोमीटर। भारत के संदर्भ में अगर देखा जाए तो भारत की उत्तर से दक्षिण की लंबाई 3214 किलोमीटर है, जबकि पूर्व पश्चिम की चौड़ाई कितनी है? 2900 किलोमीटर। यहां अपन प्रायद्वीपीय पठार की बात कर रहे हैं। प्रायद्वीपीय पठार उत्तर से दक्षिण 1600 किलोमीटर, जबकि पूर्व से पश्चिम 1400 किलोमीटर लंबा है। ये तो हो गई इसकी विस्तार की बात। क्लियर हो गई बात? यानी कि सीमा का निर्धारण किया है अपन। उत्तरी सीमा गंगा के मैदान से निश्चित होती है। उत्तर पश्चिम में अरावली, उत्तर पूर्व में शिलोंग का पठार, पूर्व में राजमहल की पहाड़ियां, पश्चिम में गिर की पहाड़ी और दक्षिण में इलायची की पहाड़ियों के साथ एक अनियमित त्रिभुजाकार आकृति में फैला हुआ है, जिसकी उत्तर से दक्षिण की लंबाई 1600 किलोमीटर, जबकि पूर्व से पश्चिम की चौड़ाई 1400 किलोमीटर है। 22 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा उत्तर के विशाल मैदान से प्रायद्वीपीय पठार को अलग करती है। क्लियर हो गई बात? अब इस क्षेत्र की अगर अपन आगे बात करें तो इस प्रायद्वीपीय पठार के ढाल की अगर बात करें अपन कि भाई प्रायद्वीपीय पठार का ढाल किस तरफ है, इसका स्लोप, ढलान किस तरफ है, तो ढलान की अगर अपन बात करें तो ढलान की बात करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि प्रायद्वीपीय पठार जो है वो गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। किसका हिस्सा है? गोंडवाना लैंड का हिस्सा। यानी कि आपको मैंने पिछली क्लासों में बताया था कि निर्माण क्रम में पृथ्वी एक विशाल या एक संपूर्ण भाग एक विशाल स्थलखंड के रूप में था। इस स्थलखंड को नाम दिया गया था पेंजिया। क्या नाम दे दिया गया था? पेंजिया। इस स्थलखंड को क्या नाम दिया था? पेंजिया। और पेंजिया की अगर बात करें तो टेक्टोनिक बल के कारण पेंजिया का 2 भागों में विभाजन हुआ था। टेक्टोनिक बल के कारण पेंजिया का 2 भागों में विभाजन हुआ था। इस पेंजिया का जो ये उत्तरी भाग था, ये उत्तरी भाग कहलाया अंगारा लैंड। क्या कहलाया? अंगारा लैंड। और इस पेंजिया का जो दक्षिणी भाग था वो दक्षिणी भाग क्या कहलाया? गोंडवाना लैंड। गोंडवाना लैंड या गोंडवाना लैंड के नाम से जाना गया था दक्षिणी भाग। इस पेंजिया एक विशाल स्थलखंड था। टेक्टोनिक बल के कारण पेंजिया 2 भागों में विभाजित हुआ। जो भाग उत्तर की ओर प्रवाहित हुआ वह अंगारा लैंड, और जो भाग दक्षिण की ओर प्रवाहित हुआ उसे गोंडवाना लैंड नाम दिया गया था। इस गोंडवाना लैंड के विखंडन की बात अगर करें तो कालांतर में पुनः गोंडवाना लैंड का विखंडन हुआ, और गोंडवाना लैंड के विखंडन के कारण अस्तित्व में आया आपका एक तो दक्षिणी अमेरिका। दक्षिणी अमेरिका के बाद अगर बात की जाए तो अफ्रीका के बाद बात करें तो ऑस्ट्रेलिया,
ऑस्ट्रेलिया, उसके बाद बात की जाए तो अफ्रीका से अलग हुआ एक भाग मेडागास्कर, और मेडागास्कर के बाद अगर देखा जाए तो प्रायद्वीपीय भारत है ना, दक्षिणी भारत या प्रायद्वीपीय भारत, प्रायद्वीपीय भारत, प्रायद्वीपीय भारत दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, मेडागास्कर आदि किसके भाग हैं? गोंडवाना लैंड के भाग हैं। तो देखा जाए तो प्रायद्वीपीय पठार किसका अवशेष है? गोंडवाना लैंड का अवशेष है। इस आधार पर अपन बात करें तो गोंडवाना लैंड एक प्राचीनतम भूखंड था जो पेंजिया महाद्वीप से अलग हुआ। गोंडवाना लैंड किससे अलग हुआ? पेंजिया से अलग हुआ, मतलब एक प्राचीनतम संरचना है। और वर्तमान में प्रायद्वीपीय भारत की बात करें तो प्रायद्वीपीय भारत भी एक प्राचीनतम दृढ़ भूखंड है जो गोंडवाना लैंड का अवशेष है। गोंडवाना लैंड पेंजिया महाद्वीप से अलग हुआ था। क्लियर हो गई बात? अब अगर अपन बात करें इस गोंडवाना लैंड की, तो गोंडवाना लैंड पेंजिया महाद्वीप से अलग हुआ। अलग होने के बाद गोंडवाना लैंड में विखंडन हुआ। विखंडन से अलग अलग महाद्वीपों का निर्माण हुआ, दक्षिणी अमेरिका, फिर अफ्रीका। फिर अफ्रीका की बात करें तो अफ्रीका से में विखंडन हुआ। अफ्रीका से एक भाग टूट करके जो अलग हुआ वो क्या कहलाया? प्रायद्वीपीय पठार। और यहां प्रायद्वीपीय पठार अफ्रीका से टूट करके उत्तर पूर्व दिशा की ओर आगे बढ़ना प्रारंभ करता है। क्लियर हो गई बात? यानी कि जो प्रायद्वीपीय पठार है, यहां प्रायद्वीपीय पठार अफ्रीका से टूट करके, किससे टूट करके? अफ्रीका से टूट करके उत्तर पूर्व दिशा की ओर बढ़ना प्रारंभ होता है। और आपको पता है उत्तर पूर्व दिशा की ओर बढ़ना प्रारंभ करता है। और एक प्लेट जो दक्षिण दिशा की ओर आ रही थी, उस प्लेट का नाम था यूरेशियन प्लेट। कौन सी प्लेट? यूरेशियन। मैं ढाल की ही बात कर रहा हूं, ढाल ही समझा रहा हूं आपको, है ना। यूरेशियन प्लेट। कौन सी प्लेट? यूरेशियन प्लेट। और यहां प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा था। उत्तर पूर्व दिशा की ओर ये गमन कर रहे थे, यानी कि प्रायद्वीपीय पठार किस दिशा में आगे बढ़ रहा था? उत्तर पूर्व दिशा की ओर आगे बढ़ रहा था। जैसे ही यहां आगे बढ़ा, इधर यूरेशियन प्लेट दक्षिण दिशा की ओर आगे बढ़ रही थी, तो भारतीय प्लेट यूरेशियन प्लेट के नीचे सबडक्शन होता है, यानी कि भारतीय प्लेट यूरेशियन प्लेट के नीचे दस्ती है। क्या होती है? दस्ती। यानी कि भारतीय प्लेट भारी प्लेट थी, अभिसरण की क्रिया हुई, अभिसरण गति प्रारंभ होती है। अभिसरण गति के कारण भारतीय प्लेट यूरेशियन प्लेट के नीचे धसती है, या यूं कहें भारतीय प्लेट का यूरेशियन प्लेट के नीचे सबडक्शन होता है। इस सबडक्शन के कारण भारतीय प्लेट में एक दरार पड़ती है। क्या पड़ती है? दरार पड़ती है। यानी कि भारतीय प्लेट के सबडक्शन के कारण या यूरेशियन प्लेट के नीचे क्षेपण, यूरेशियन प्लेट के नीचे क्षेपण के कारण प्रायद्वीपीय पठार या यूं कहें भारतीय प्लेट में एक दरार उत्पन्न होती है। और इस दरार के अंतर्गत, इस दरार की बात करें तो इस दरार के समानांतर एक नदी प्रवाहित होती है जिसका नाम है नर्मदा नदी। कौन सी नदी प्रवाहित होती है? नर्मदा नदी। यानी कि नर्मदा नदी ब्रंश घाटी में बहती है। इस दरार में कौन सी नदी बहना प्रारंभ होती है? नर्मदा नदी। और दरार के कारण इस प्रायद्वीपीय पठार का ढलान दो भागों में बढ़ता है। नर्मदा नदी के उत्तर का जो भाग है उसका ढलान उत्तर दिशा की ओर है, और नर्मदा नदी के दक्षिण का जो भाग है, इस दक्षिण दिशा, नर्मदा नदी के दक्षिण का जो ढाल है वह पूर्व दिशा की ओर है। उदाहरण के तौर पर मैं बताऊं कि नर्मदा नदी के उत्तर की अगर बात करें तो चंबल, सोन, बेतवा, काली सिंध आदि नदियां उत्तर दिशा की ओर प्रारंभ होती है, प्रवाहित होती है। जबकि नर्मदा नदी के दक्षिण की जितनी भी नदियां हैं, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ये सारी की सारी नदियां अपना जल बंगाल की खाड़ी में लेके जाती है। यानी कि बात करें तो नर्मदा नदी जो है, इस नर्मदा नदी के द्वारा यहां दो भागों में विभाजित होता है। नर्मदा नदी के उत्तर का भाग जो है उसका ढाल, नर्मदा नदी के उत्तर का जो भाग है उसका ढाल उत्तर दिशा की ओर है। किस दिशा की ओर है? उत्तर दिशा की ओर है। जबकि नर्मदा नदी के दक्षिण का जो ढाल है वो पूर्व दिशा की ओर है। किस दिशा की ओर है? पूर्व दिशा की ओर। यानी कि अपन सामान्य तौर पर कह सकते हैं कि प्रायद्वीपीय पठार का ढलान दक्षिण इसका ढलान जो है, प्रायद्वीपीय पठार का जो ढलान है वो कुछ इस तरह से है। किस तरह से है? इस तरह से है। यानी कि उत्तर पश्चिम से लेकर के दक्षिण पूर्व दिशा की ओर। किस दिशा की ओर है? दक्षिण। यानी कि प्रायद्वीपीय पठार का ढलान, प्रायद्वीपीय पठार के ढलान की बात करें, इसका ढलान उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व दिशा की ओर है। क्लियर हो गई बात?
मुझे लगता है आपको समझ में आया होगा कि प्रायद्वीपीय पठार का ढलान उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व या यूं कहें बंगाल की खाड़ी की ओर है। क्लियर हो गई बात? एक बार पुनः रिपीट करता हूं। प्रायद्वीपीय पठार क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश है, जिसका कुल क्षेत्रफल 16 लाख वर्ग किलोमीटर है। इसका निर्माण ज्वालामुखी क्रिया के कारण हुआ है। यह प्राचीनतम गोंडवाना लैंड का अवशेष है। इसकी आकृति अनियमित त्रिभुजाकार है। इसका ढाल उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व दिशा की ओर है। लंबाई उत्तर से दक्षिण 1600 किलोमीटर जबकि पूर्व से पश्चिम 1400 किलोमीटर है। इसकी सीमा की अगर बात की जाए तो 22 डिग्री उत्तरी अक्षांश उत्तर के विशाल मैदान से प्रायद्वीपीय पठार को अलग करती है। दक्षिणी सीमा इलायची की पहाड़ियों से, जबकि पूर्वी सीमा राजमहल की पहाड़ी, पश्चिमी सीमा गिर पहाड़ी, उत्तरी पूर्वी सीमा शिलोंग पठार और उत्तरी पश्चिमी सीमा अरावली की पहाड़ियों से बनती है। इसके बाद अगर देखा जाए तो इस प्रायद्वीपीय पठार को पठारों का पठार कहते हैं। क्या कहते हैं? पठारों का पठार। पठारों का पठार कहा जाता है किसको? प्रायद्वीपीय पठार को। प्रायद्वीपीय पठार को पठारों का पठार कहा जाता है। क्लियर हो गई ना बात? प्रायद्वीपीय पठार को क्या कहा जाता है? पठारों का पठार। आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कि प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप किस महाद्वीप को कहते हैं। प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप किस महाद्वीप को कहते हैं। मैंने आपको यहां बताया कि पठारों का पठार प्रायद्वीपीय पठार कहलाता है। क्यों कहलाता है? क्योंकि प्रायद्वीपीय पठार अनेक पठारों से मिलकर के बनता है। प्रायद्वीपीय पठार कोई एक पठार नहीं है, अनेक पठारों के मिलने से इसका निर्माण हुआ है। अगर अपन बात करें प्रायद्वीपीय पठार का वर्गीकरण, किसकी बात करें? प्रायद्वीपीय पठार का वर्गीकरण, यानी कि प्रायद्वीपीय पठार को अगर अपन विभाजित करें तो किस प्रकार से इसका विभाजन किया जा सकता है। यहां से डायरेक्ट एक प्रश्न आपको देखने को मिलेगा कि किस प्रकार से एक प्रश्न बनता है। मैं आपको बताता हूं कैसे प्रश्न बनते हैं। यहां से तो प्रायद्वीपीय पठार का अगर वर्गीकरण किया जाए तो नंबर 1 पर अपन देखते हैं केंद्रीय उच्च भूमि। केंद्रीय उच्च भूमि। उसके बाद नंबर 2 पर अगर अपन बात करें तो नंबर 2 पर पढ़ेंगे अपन पूर्वी पठार। क्या है? पूर्वी पठार। फिर नंबर 3 पर अगर अपन बात करें तो नंबर 3 पर आ जाएगा आपका उत्तरी पूर्वी पठार। फिर नंबर 4 पर अगर अपन देखें तो नंबर 4 पर आ जाएगा आपका दक्कन का पठार। दक्कन का पठार। यानी कि अगर अपन बात करें तो मोटे तौर पर प्रायद्वीपीय पठार का वर्गीकरण अपन इस आधार पर कर सकते हैं कि केंद्रीय उच्च भूमि, पूर्वी पठार, उत्तरी पूर्वी पठार और दक्कन पठार। अब आपको बताना है कि प्रायद्वीपीय पठार की कौन सी संरचना पूर्वी पठार का भाग है, कौन सी संरचना उत्तरी पूर्वी पठार का भाग है, कौन सी संरचना दक्कन पठार के अंतर्गत सम्मिलित होगी और कौन सी संरचना केंद्रीय उच्च भूमि का भाग होगी। यहां से सीधा प्रश्न आता है। जैसे उदाहरण के तौर पर आपके सामने दे दिया कि छोटा नागपुर का पठार। छोटा नागपुर का पठार प्रायद्वीपीय पठार के किस भाग में स्थित है? किस भाग में स्थित है? पहला ऑप्शन दे दिया केंद्रीय उच्च भूमि, दूसरा दे दिया पूर्वी पठार, तीसरा दे दिया उत्तरी पूर्वी पठार, चौथा दे दिया दक्कन ट्रैप या दक्कन पठार। इस तरह से प्रश्न डायरेक्ट पूछा जाता है। मैं आपको बताऊं केंद्रीय उच्च भूमि के अंतर्गत कौन कौन सी स्थलाकृतियों को सम्मिलित किया गया है। तो केंद्रीय उच्च भूमि में एक तो आपके सम्मिलित है अरावली पर्वतमाला। अरावली पर्वतमाला। अरावली पर्वतमाला अप्रत्यक्ष रूप से प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा है। तो अरावली पर्वत श्रेणी। अरावली पर्वत श्रेणी के बाद अगर देखा जाए तो मेवाड़ पठार। मेवाड़ पठार यानी कि मेवाड़ में जो पठारी क्षेत्र है वो सम्मिलित होगा। उसके बाद अगर देखा जाए तो केंद्रीय उच्च भूमि का ही भाग है आपके मालवा का पठार। मालवा का पठार। मालवा के पठार के बाद अगर देखा जाए तो बुंदेलखंड का पठार। कौन सा पठार? बुंदेलखंड। बुंदेलखंड का पठार। बुंदेलखंड के पठार के बाद अगर देखें तो विंध्यन श्रेणी। कौन सी श्रेणी? विंध्यन श्रेणी। और विंध्यन श्रेणी के बाद अगर देखा जाए तो सतपुड़ा। सतपुड़ा पर्वत। यानी कि केंद्रीय उच्च भूमि में अरावली पर्वत श्रेणी, मेवाड़ पठार,
मालवा पठार, बुंदेलखंड का पठार, विंध्यन श्रेणी और सतपुड़ा पर्वत श्रेणी, ये सारे के सारे पार्ट किसके अंतर्गत सम्मिलित हैं? केंद्रीय उच्च भूमि के अंतर्गत सम्मिलित है। उसके बाद अगर देखा जाए पूर्वी पठार, तो पूर्वी पठार की अगर बात करें, जैसे मैंने अभी आपसे पूछा था कि छोटा नागपुर का पठार प्रायद्वीपीय पठार के कौन से भाग में स्थित है, तो छोटा नागपुर का पठार पूर्वी पठारी क्षेत्र के अंतर्गत सम्मिलित किया जाता है। तो पूर्वी पठार में आएगा आपका छोटा नागपुर का पठार। कौन सा पठार? छोटा नागपुर पठार। छोटा नागपुर पठार यूजीसी के पेपर में पूछा था, सीधा सीधा आप देख सकते हो 2018 में जो यूजीसी का पेपर लगा उस पेपर में प्रश्न था यह छोटा नागपुर का पठार। छोटा नागपुर के पठार के बाद अगर देखा जाए तो दंड कारण्य का पठार, दंड कारण्य का पठार। और उसके बाद छत्तीसगढ़ बेसिन कहें या यूं कहें महानदी बेसिन, महानदी बेसिन, महानदी बेसिन भी पूर्वी पठार में ही सम्मिलित किया जाता है। तो क्लियर हो गई बात, छोटा नागपुर का पठार, दंडकारण्य का पठार और महानदी बेसिन किसका भाग है? पूर्वी पठारी क्षेत्र का भाग है। फिर देखिए उत्तरी पूर्वी पठार, तो उत्तरी पूर्वी पठारी क्षेत्र की अगर बात करें तो उत्तरी पूर्वी पठारी क्षेत्र में आएगा मेघालय का पठार। कौन सा पठार आएगा? मेघालय पठार। थोड़ा पॉइंटर मिस्टेक कर रहा है तो आप समझना, यह मेघालय का पठार लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? मेघालय का पठार। मेघालय का पठार, गारो खासी जयंतिया, ये वाला जो भाग है ये प्रायद्वीपीय पठार के उत्तरी पूर्वी पठारी क्षेत्र का भाग है। फिर आता है आपके सामने दक्कन ट्रेप, दक्कन ट्रेप या दक्कन की दक्कन का पठार। दक्कन का पठार की अगर बात करें अपन तो दक्कन पठार में सम्मिलित होगा एक तो दक्कन ट्रेप, दक्कन ट्रेप। दूसरा अगर देखा जाए तो कर्नाटक का पठार, कर्नाटक का पठार। और फिर अगर देखा जाए तो आएगा इसमें आंध्र प्रदेश का पठार या आंध्र पठार, आंध्र पठार, आंध्र पठार या आंध्र प्रदेश का पठार। क्लियर हो गई बात? तो ये मोटा मोटा प्रायद्वीपीय पठार का वर्गीकरण है, आपको इसको ध्यान में रखना है कि प्रायद्वीपीय पठार का वर्गीकरण अपन ने 4 भागों में किया है। केंद्रीय उच्च भूमि जिसमें अरावली, मेवाड़, मालवा, बुंदेलखंड, विंध्यन और सतपुड़ा रेंज आती है। जबकि पूर्वी पठारी क्षेत्र की बात करें तो छोटा नागपुर का पठार, दंडकारण्य का पठार और महानदी बेसिन आता है। उत्तरी पूर्वी पठार की बात करें तो मेघालय का पठार, और दक्कन पठार की बात करें तो दक्कन ट्रेप, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश का पठारी क्षेत्र आता है। तो ये सारी चीजें अपन को पढ़नी है। अपन पहले पढ़ेंगे केवल पठारी क्षेत्र। क्या पढ़ेंगे? पठारी क्षेत्र। और पठारी क्षेत्र पढ़ने के बाद फिर अपन पढ़ेंगे पर्वत श्रेणियां। 2 भागों में बांट के पढ़ लेंगे, पहले पठारी क्षेत्र पढ़ेंगे और फिर पर्वत श्रेणियां पढ़ लेंगे। तो ये जो मालवा, बुंदेलखंड, छोटा नागपुर, दंडकारण्य, मेघालय, दक्कन, कर्नाटक और आंध्रा का जो पठार है पहले ये पढ़ेंगे, फिर अपन नदियों और पर्वतों के बारे में चर्चा करेंगे। अपन देखते हैं सबसे पहले मालवा का पठार। भाई अरावली पर्वत श्रेणी और मेवाड़ का जो पठारी क्षेत्र है वो राजस्थान की ज्योग्राफी में आपने पढ़ा ही होगा, अपन वहां चर्चा करेंगे। अभी अपन चर्चा करते हैं मालवा का पठार। कौन सा पठार? मालवा का पठार। यानी कि अपन शुरुआत करते हैं मालवा के पठार से। किससे शुरुआत करते हैं? मालवा का पठार। मालवा का पठार, मालवा के पठार की अगर बात करें तो मुख्य रूप से मध्य प्रदेश में है। बाकी इसका थोड़ा भाग मध्य प्रदेश से अलग हुआ जो राज्य छत्तीसगढ़, वहां पर भी है, थोड़ा बहुत गुजरात में भी आता है, लेकिन मुख्य रूप से मालवा का पठार मध्य प्रदेश राज्य में फैला हुआ है। मालवा के पठार की अगर बात की जाए तो मालवा का पठार जो है इसका निर्माण, या मालवा के पठार के संदर्भ में अपन देखें तो इस मालवा के पठार की एक प्रमुख नदी है जिसका नाम है चंबल नदी। कौन सी नदी? चंबल नदी। आपको पता ही है जाना पाओ की पहाड़ी महू मध्य प्रदेश से चंबल नदी का उद्गम होता है, 84गढ़ चित्तौड़ से राजस्थान में प्रवेश करती है, राजस्थान के 6 जिलों में प्रवाहित होने के बाद अंततः इटावा, मुरादगंज यूपी में यमुना में जाकर के मिल जाती है। तो चंबल नदी की अगर बात करें तो मालवा के पठार में चंबल नदी के द्वारा, किसके द्वारा? चंबल नदी के द्वारा बेडलैंड टोपोग्राफी, बेडलैंड टोपोग्राफी, बेडलैंड टोपोग्राफी या यूं कहें उत्खात स्थला आकृति या उत्खात भूमि के लिए प्रसिद्ध है।
चंबल नदी किसके लिए प्रसिद्ध है? बेडलैंड टोपोग्राफी या उत्खात स्थलाकृति के लिए प्रसिद्ध है। यही चंबल नदी अवनलिका अपर्दन, मिट्टी का अवनलिका अपर्दन करती है। आपको बताना है कि चंबल नदी द्वारा राजस्थान में सर्वाधिक बीहड़ का निर्माण किस जिले में किया जाता है? यानी कि चंबल नदी मालवा के पठार की प्रमुख नदी है जो बेडलैंड टोपोग्राफी या उत्खात भूमि के लिए कुख्यात है। इसके बाद अगर बात की जाए तो मालवा का जो पठार है, इस मालवा के पठार में बेसाल्ट चट्टान पाई जाती है। कौन सी चट्टान पाई जाती है? बेसाल्ट चट्टान। मालवा के पठार में कौन सी चट्टानें पाई जाती है? बेसाल्ट चट्टान पाई जाती है। और इस बेसाल्ट चट्टान की उत्पत्ति के बारे में आपको पता ही है, ज्वालामुखी विखंडन, ज्वालामुखी विस्फोट के कारण जो लावा बाहर निकला उसके जमाव के कारण बेसाल्ट चट्टान निर्मित, यानी कि बाह्य आग्नेय चट्टान का उदाहरण है। तो बेसाल्ट चट्टान के अपक्षरण के कारण, किसके कारण? अपक्षरण। बेसाल्ट चट्टान का क्या हुआ? अपक्षरण, यानी कि वेदरिंग हुई। क्या हुई? वेदरिंग। वेदरिंग के कारण, बेसाल्ट चट्टान के अपक्षय के कारण काली मिट्टी का निर्माण हुआ। किसका निर्माण हुआ? काली मृदा का निर्माण हुआ। तो बात समझ में आ गई आपको। हाड़ौती के पठार में भी काली मृदा का विस्तार है। तो बेसाल्ट चट्टान का जो अपक्षय हुआ, इस अपक्षय के कारण काली मृदा का निर्माण हुआ। यानी कि जो मालवा का पठार है, इस मालवा के पठार में कौन सी मृदा पाई जाती है? काली मृदा पाई जाती है। और काली मृदा की बात करें तो आप सभी को पता है कि जो काली मृदा है, यह काली मृदा सोयाबीन उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है? सोयाबीन उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। यानी कि मालवा के पठार की बात करें, वैसे तो पठार जो है वो खनिजों के लिए प्रसिद्ध रहते हैं, लेकिन मालवा का पठार जो है कृषि के लिए समृद्ध है। किसके लिए समृद्ध है? कृषि कार्य के लिए समृद्ध है। यानी कि मालवा के पठार में काली मृदा का जमाव है और काली मृदा के जमाव के कारण यहाँ पर सोयाबीन का अत्यधिक उत्पादन होता है। काली मृदा में कपास का भी उत्पादन होता है, लेकिन यहाँ पर बात करें तो मुख्य रूप से फसल सोयाबीन का उत्पादन होता है। सोया स्टेट के नाम से भी जाना जाता है मध्य प्रदेश। पुनः रिपीट करता हूं कि मालवा का पठार चंबल नदी के कारण बेडलैंड टोपोग्राफी या उत्खात स्थलाकृति के नाम से जाना जाता है। इस क्षेत्र में बेसाल्ट चट्टान का जमाव है। बेसाल्ट चट्टान के अपक्षय या वेदरिंग के कारण काली मिट्टी का निर्माण हुआ है और काली मिट्टी के विस्तार के कारण इस क्षेत्र में सोयाबीन की खेती की जाती है। अब अगर बात करें इसके बाद आगे मालवा के पठार की, तो मालवा के पठार को कई छोटे छोटे भागों में विभाजित किया गया है। क्लियर हुई ना बात? मालवा के पठार की अगर अपन बात करें तो मालवा के पठार को छोटे छोटे भागों में विभाजित किया गया है। उन छोटे छोटे भागों में जो विभाजित किया गया है, उन भागों की अगर अपन बात करें कि मालवा के पठार को किन छोटे छोटे भागों में विभाजित किया गया है, तो मालवा के पठार के विभिन्न भाग, किसके भाग? मालवा के पठार, मालवा के पठार के विभिन्न भाग, यानी कि मालवा के पठार का वर्गीकरण किस प्रकार से किया गया है। जैसे राजस्थान के संदर्भ में अगर देखें तो राजस्थान के दक्षिण पूर्व का भाग हाड़ौती का जो पठार है वो मालवा के पठार का ही भाग है। फिर उत्तर प्रदेश में देखें रुहेलखंड का मैदान, गंगा नदी के आसपास का क्षेत्र, रुहेलखंड मालवा के पठार का भाग है। ग्वालियर का पठार, ग्वालियर का जो क्षेत्र है वो मालवा के पठार का ही भाग है। फिर देखें तो बुंदेलखंड का पठार, बघेलखंड का पठार, ये सारे के सारे मालवा के पठार का ही विस्तार है। अगर अपन मालवा के पठार के विस्तार की अगर बात करें तो मुख्य पठार है अपना मालवा का पठार। कौन सा है? मुख्य रूप से जो पठार पढ़ रहे हैं अपन वो कौन सा पठार है? मालवा का पठार है। तो मुख्य पठार कौन सा हो गया? ये अपने सामने मालवा का पठार। तो ये मुख्य पठार हो गया मालवा का पठार। इस मालवा के पठार के पश्चिम की ओर अगर अपन चलते हैं, किस तरफ चलते हैं? पश्चिम की तरफ अगर चलते हैं या राजस्थान के दक्षिण पूर्व दिशा की ओर अगर चलते हैं अपन, तो यहां पर आएगा आपका हाड़ौती का पठार। कौन सा पठार आएगा? हाड़ौती का पठार आएगा। उसके बाद इस मालवा के पठार के उत्तर में अगर अपन चलते हैं और गंगा नदी के दक्षिण में चलते हैं तो यहां पर आएगा रुहेलखंड का पठार। कौन सा आएगा? रुहेलखंड का पठार। उसके बाद अगर देखें अपन रुहेलखंड के दक्षिण में, रुहेलखंड के दक्षिण में अगर अपन चलते हैं तो यहां पर आएगा बुंदेलखंड का पठार। कौन सा पठार आएगा? बुंदेलखंड का पठार। और बुंदेलखंड ग्वालियर का पठार, ग्वालियर का पठार। और ग्वालियर के पठार के दक्षिण में अगर अपन चलते हैं तो ग्वालियर के पठार के दक्षिण में आएगा आपके
बुंदेलखंड का पठार। कौन सा आएगा? बुंदेलखंड का पठार। ग्वालियर पठार के दक्षिण में स्थित है बुंदेलखंड का पठार। और बुंदेलखंड के पठार के बाद अगर अपन चलते हैं पूर्व दिशा की ओर, तो पूर्व दिशा की ओर आएगा आपका बघेलखंड का पठार। कौन सा आएगा? बघेलखंड का पठार। क्लियर हो गई बात? बघेलखंड का पठार। और इसके दक्षिण में अगर अपन चलते हैं, मालवा के पठार के दक्षिण में अगर अपन चले, तो यहां पर आपको विंध्यन श्रेणी मिल जाएगी। कौन सी श्रेणी मिल जाएगी? विंध्यन पर्वत श्रृंखला मिल जाएगी। इस तरह से ये मालवा के पठार का वर्गीकरण या मालवा के पठार के विभिन्न भाग हैं। मैं यहां पर स्पष्ट लिख देता हूं, यह जो श्रेणी है वो कौन सी श्रेणी है? विंध्यन श्रेणी। यानी कि क्लियर हो गया, मालवा के पठार के दक्षिण में कौन सी श्रेणी है? विंध्यन श्रेणी है। फिर मालवा के पठार का जो पूर्वी भाग है वो पूर्वी भाग कहलाएगा आपके बघेलखंड का पठार। कौन सा पठार है? बघेलखंड का पठार। बघेलखंड का पठार। इसके बाद नेक्स्ट अगर बात करें अपन, तो जो उत्तर में स्थित है भाग, वह भाग कहलाएगा आपका रुहेलखंड का पठार। क्या कहलाएगा? रुहेलखंड। रुहेलखंड का पठार। अब विंध्यन श्रेणी और ग्वालियर पठार जो है, इसके बीच का जो ये वाला भाग है वो कहलाएगा आपका बुंदेलखंड का पठार। क्या कहलाएगा? बुंदेलखंड का पठार। बुंदेलखंड का पठार। बुंदेलखंड का पठार। और बुंदेलखंड के पठार के उत्तर में अगर देखें अपन, तो यहां पर स्थित है आपका ग्वालियर पठार। कौन सा है? ग्वालियर पठार। क्लियर हो गई बात? और राजस्थान में आपको पता ही है, यहां पर राजस्थान के दक्षिण पूर्व में स्थित है राजस्थान के दक्षिण पूर्व में स्थित है कौन सा क्षेत्र? हाड़ौती का पठार या हाड़ौती पठार स्थित है। और ये जो मुख्य क्षेत्र है ये आपको पता ही है, कौन सा है? मालवा का पठार। मालवा का पठार। यानी कि मालवा के पठार के विभिन्न भागों की अगर अपन बात करें या मालवा के पठार के वर्गीकरण की अगर अपन बात करें, तो यह मुख्य रूप से जो फैला हुआ क्षेत्र है यह मालवा का पठार है। और इस मालवा के पठार के पश्चिम की तरफ अपन जाए या राजस्थान के दक्षिण पूर्व दिशा की ओर देखें, तो हाड़ौती का पठार स्थित है। मालवा के पठार के दक्षिण में विंध्यन श्रेणी स्थित है, जबकि उत्तर में अगर बात करें तो गंगा के मैदान के निकटवर्ती क्षेत्र में रुहेलखंड का पठार। रुहेलखंड के पठार के दक्षिण में ग्वालियर का पठार। ग्वालियर के पठार और विंध्यन श्रेणी के मध्य और मालवा के पठार के पूर्व में बुंदेलखंड का पठार स्थित है। और इसके पूर्व में स्थित है बघेलखंड का पठार। बघेलखंड का पठार। अब अगर इनकी अपन विस्तृत चर्चा करें, तो जो बघेलखंड का पठार है, कौन सा पठार? बघेलखंड का पठार मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है। किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है। और ये जो बघेलखंड का पठार है, यह बघेलखंड का पठार केंद्रीय उच्च भूमि को पूर्वी पठार से अलग करती है। मैंने आपको बताया था, एक तो केंद्रीय उच्च भूमि और एक पूर्वी पठारी क्षेत्र। जो केंद्रीय उच्च भूमि है उसमें क्या है? अरावली। अरावली के बाद मेवाड़ का पठार, मालवा का पठार, मालवा के पठार के बाद सतपुड़ा, विंध्यन, ये सारा का सारा क्षेत्र किसमें आता है? केंद्रीय उच्च भूमि में आता है। जबकि पूर्वी पठारी क्षेत्र की अगर अपन बात करें, तो पूर्वी पठारी क्षेत्र के अंतर्गत छोटा नागपुर का पठार, दंडकारण्य पठार और महानदी बेसिन। यानी कि जो बघेलखंड का पठार है यह केंद्रीय उच्च भूमि और पूर्वी पठारी भाग को अलग करता है। इंपोर्टेंट करके आपको याद रखना है। यानी कि बघेलखंड का पठार जो है यह केंद्रीय उच्च भूमि को पूर्वी पठार से अलग करता है। किससे अलग करता है? पूर्वी पठार से अलग करता है। या पॉइंटर गड़बड़ कर रहा है, देखो बोल के सुना देता हूं। जो केंद्रीय उच्च भूमि है
उसको पूर्वी पठार से बघेलखंड का पठार अलग करता है। और बघेलखंड के पठार को खनिज की दृष्टि से अगर देखें तो बघेलखंड का जो पठार है वह लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है? लौह अयस्क। यानी कि बघेलखंड के पठार में कौन सा अयस्क पाया जाता है? तो लौह अयस्क पाया जाता है। लौह उत्पादन के लिए यहां प्रसिद्ध है। फिर बुंदेलखंड के पठार की अगर बात करें तो बुंदेलखंड का पठार आपने सुना ही होगा, खूब सुना बुंदेले हड़बोलो के मुंह से, वह थी खूब लड़ी मर्दानी, वह थी झांसी वाली रानी। तो बुंदेलखंड का जो पठार है यह एमपी, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के मध्य स्थित है। मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की सीमा पर स्थित है बुंदेलखंड का पठार। और बुंदेलखंड का पठार जो है सूखे के कारण, किसके कारण? सूखा, सूखे के लिए प्रसिद्ध है। और सूखे के कारण यह आर्थिक दृष्टि से इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। आर्थिक दृष्टि से महत्व इसका बहुत ही कम है। बुंदेलखंड का पठार एक सूखा क्षेत्र है। फिर अगर बात की जाए तो बुंदेलखंड के पठार में लाल मृदा का विस्तार है। किसका विस्तार है? लाल मृदा का विस्तार है। ग्रेनाइट और नीस चट्टानों के अपर्दन और अपक्षय के कारण बुंदेलखंड क्षेत्र में लाल मृदा का विस्तार है। इसके बाद अगर अपन आगे बात करें तो हाड़ौती के पठार में काली मृदा का विस्तार है। और मालवा का पठार जो है कृषि के लिए समृद्ध है। ये आपके सामने मालवा के पठार की मोटी मोटी चर्चा क्लियर होगी ना बात। मैं पुनः रिपीट कर देता हूं कि मालवा का पठार जो है केंद्रीय उच्च भूमि का भाग है। और मालवा के पठार के उत्तर में रुहेलखंड और ग्वालियर का पठार स्थित है, जबकि पश्चिम में राजस्थान का जो भाग है वह हाड़ौती का पठार है। उसके बाद देखा जाए दक्षिण में विंध्यन श्रेणी और पूर्व में जो है बुंदेलखंड का पठार और बघेलखंड का पठार है। बघेलखंड का पठार केंद्रीय उच्च भूमि को पूर्वी पठार से अलग करती है। केंद्रीय उच्च भूमि को पूर्वी पठार से अलग करती है। तो मालवा के पठार के बाद अपन दूसरा पठार देखते हैं और दूसरा पठार है छोटा नागपुर का पठार। किसका पठार? छोटा नागपुर का पठार। यानी कि अपन दूसरा पठार पढ़ेंगे आज। वो दूसरा पठार है आपके सामने छोटा नागपुर का पठार। छोटा नागपुर का पठार। छोटा नागपुर के पठार की अगर अपन बात करें, किसकी बात करें? छोटा नागपुर के पठार की। तो छोटा नागपुर का पठार झारखंड जिले में है। किस राज्य में है? सॉरी, राज्य किस राज्य में है? झारखंड राज्य में स्थित है। झारखंड राज्य में स्थित है छोटा नागपुर का पठार मुख्य रूप से। देखो यूं अगर देखा जाए तो छोटा नागपुर का पठार छत्तीसगढ़ में भी आता है। छत्तीसगढ़ के बाद अगर देखा जाए जिसका कुछ भाग उड़ीसा और पश्चिम बंगाल के क्षेत्र में भी आता है, लेकिन मुख्य रूप से छोटा नागपुर का जो पठार है वह झारखंड राज्य में स्थित है। अब इसकी अगर बात करें अपन छोटा नागपुर पठार की, तो यहां पर देखें, मोटे तौर पर बता रहा हूं एक आंकड़ा। इस क्षेत्र की अगर अपन बात करें, इस क्षेत्र की बात करें, इस क्षेत्र की अगर बात करें तो छोटा नागपुर के पठार के मध्य से एक नदी गुजरती है जिसका नाम है दामोदर नदी। कौन सी नदी? दामोदर नदी। यानी कि दामोदर नदी छोटा नागपुर के पठार को मध्य से लगभग 2 भागों में विभाजित करती है। कितने भागों में विभाजित करती है? 2 भागों में विभाजित करती है। आप सभी को पता है कि दामोदर नदी जो है पलामू झारखंड से निकलती है। कहां से निकलती है? पलामू झारखंड से निकलती है। मैं एक बड़ी स्लाइड पे इसको बताता हूं आपको, है ना। यानी कि छोटा नागपुर के पठार की अगर अपन बात करें तो छोटा नागपुर का जो पठार है, कौन सा पठार है? छोटा नागपुर का जो पठार है, इस छोटा नागपुर के पठार को दामोदर नदी मध्य से लगभग 2 बराबर भागों में विभाजित कर दी। छोटा नागपुर का पठार मुख्य रूप से झारखंड राज्य में स्थित है। बाकी थोड़ा बहुत भाग उड़ीसा, फिर बिहार, छत्तीसगढ़ इसमें भी फैला हुआ है। तो छोटा नागपुर के पठार के मध्य से एक नदी गुजरती है जिसका नाम है दामोदर नदी। कौन सी नदी? दामोदर नदी। यानी कि छोटा नागपुर के पठार को मध्य से 2 भागों में विभाजित करती है दामोदर नदी। और दामोदर नदी बंगाल की खाड़ी में जाती है। और इसका उद्गम जो है आपको पता ही है, पलामू झारखंड से होता है। कहां से निकलती है? पलामू झारखंड से दामोदर नदी निकलती है। इस दामोदर नदी के द्वारा छोटा नागपुर का पठार 2 भागों में विभाजित होता है। दामोदर नदी के उत्तर का जो भाग है वह हजारीबाग का पठार, और दामोदर नदी के दक्षिण का भाग जो है वो कहलाता है आपका रांची पठार। क्या कहलाता है? रांची
का पठार। दामोदर नदी के दक्षिण का भाग रांची का पठार और उत्तर का भाग क्या कहलाता है? हजारी बाग का पठार। और इस हजारीबाग के पठार का वह भाग जो पूर्व दिशा की ओर स्थित है वह कहलाता है आपके कोडरमा का पठार। क्या कहलाता है? कोडरमा का पठार। क्लियर हो गया बात? क्लियर हुई बात? यानी कि दामोदर नदी पलामू झारखंड से निकलती है, छोटा नागपुर के पठार की एक महत्वपूर्ण नदी है, सबसे लंबी नदी है छोटा नागपुर पठार की। यह छोटा नागपुर के पठार को दो भागों में बांटती है। दामोदर नदी के उत्तर का भाग हजारीबाग का पठार और दक्षिण का भाग रांची का पठार। अब रांची के पठार पर बहने वाली महत्वपूर्ण जो नदी है वह नदी है आपके स्वर्ण रेखा, और हजारीबाग के पठार पर बहने वाली महत्वपूर्ण नदी है सोन नदी। और इसी छोटा नागपुर के पठार की दक्षिणी पश्चिमी सीमा का निर्धारण करती है महानदी। कौन सी नदी करती है? महानदी। क्लियर हुई बात? यानी कि अगर अपन बात करें तो हजारीबाग के पठार पर बहने वाली महत्वपूर्ण नदी है सोन नदी। कौन सी नदी है? सोन नदी। जबकि रांची पठार पर बहने वाली महत्वपूर्ण नदी है उसका नाम है क्या? स्वर्ण रेखा नदी। कौन सी नदी? स्वर्ण रेखा नदी। जबकि दक्षिणी पश्चिमी सीमा का निर्धारण करती है वह नदी है आपकी महानदी। महानदी। क्लियर हो गई बात? नेक्स्ट अगर इसके बाद अगर बात करें तो आपको पता ही है कि सोन नदी जो है, इस सोन नदी का उद्गम होता है अमरकंटक की पहाड़ी से। कहां से होता है? अमरकंटक की पहाड़ी मध्य प्रदेश से निकलती है। कहां से निकलती है? अमरकंटक की पहाड़ी मध्य प्रदेश से निकलती है। जबकि महानदी की बात करें तो महानदी का उद्गम होता है सिहावा छत्तीसगढ़ से। कहां से होता है? सिहावा छत्तीसगढ़ से महानदी का उद्गम होता है। अगर बात करें यहां पर छोटा नागपुर पठार की पूर्वी सीमा, तो पूर्वी सीमा का निर्धारण होता है राजमहल की पहाड़ियों से। किससे होता है? राजमहल की पहाड़ी। राजमहल की पहाड़ी। क्लियर हो गई बात? दामोदर नदी के ऊपर भारत की पहली दामोदर नदी छोटा नागपुर के पठार को दो भागों में बांटती है। उत्तर का भाग हजारीबाग, दक्षिण का रांची पठार। रांची पठार की महत्वपूर्ण नदी स्वर्ण रेखा, उसके बाद हजारीबाग के पठार की महत्वपूर्ण नदी सोन नदी, हजारीबाग के पठार का पूर्वी भाग कोडरमा का पठार। इस दक्षिणी पश्चिमी सीमा का निर्धारण, छोटा नागपुर के पठार के दक्षिणी पश्चिमी सीमा का निर्धारण महानदी के द्वारा किया जाता है। ये हो गया नदियों के आधार पर इसका वर्गीकरण। उसके बाद अगर बात करें अपन छोटा नागपुर पठार की, तो छोटा नागपुर के पठार की बात की जाए तो छोटा नागपुर का पठार से भारत में सर्वाधिक खनिज का उत्पादन किया जाता है। किसका उत्पादन किया जाता है? छोटा नागपुर के पठार से सर्वाधिक खनिज का उत्पादन, सर्वाधिक खनिज का उत्पादन किया जाता है छोटा नागपुर के पठार से। और यहाँ के मुख्य खनिजों की बात की जाए तो मुख्य खनिज है आपका एक तो कोयला और दूसरा लौह अयस्क। कोयला और लौह अयस्क का यहां से उत्पादन किया जाता है। कोयले में अगर देखा जाए तो बिटुमिनस किस्म का कोयला छोटा नागपुर के पठार से प्राप्त किया जाता है। और इस छोटा नागपुर के पठार को कहते हैं भारत का रूर प्रदेश। क्या कहते हैं? भारत का रूर प्रदेश। किस नाम से जाना जाता है? भारत का रूर प्रदेश। रूर प्रदेश की बात करें तो आपको पता ही होगा कि रूर प्रदेश स्थित है जर्मनी में। कहां स्थित है रूर प्रदेश? जर्मनी में स्थित है। और जर्मनी में एक नदी है जिसका नाम है राइन नदी। राइन नदी। जर्मनी में इस राइन नदी के बेसिन से कोयले का उत्पादन किया जाता है। ठीक है, रूर क्षेत्र से कोयले का उत्पादन किया जाता है, फिर इस राइन नदी के द्वारा उस कोयले का परिवहन किया जाता है। तो रूर प्रदेश जर्मनी में स्थित है राइन नदी के किनारे, जो कोयला उत्पादन की दृष्टि से एक महत्वपूर्ण नगर है। वैसी की वैसी भौगोलिक स्थिति हमारे यहाँ बनती है छोटा नागपुर के पठार में। छोटा नागपुर के पठार में दामोदर नदी बेसिन से विशाल या विस्तृत क्षेत्र से कोयले का उत्पादन किया जाता है। तो याद रहे छोटा नागपुर का पठार क्या कहलाता है? भारत का रूर प्रदेश कहलाता है। उसके बाद अगर बात करें तो छोटा नागपुर पठार की सर्वोच्च चोटी की अगर अपन बात करें, किसकी बात करें? सर्वोच्च चोटी। छोटा नागपुर पठार के सर्वोच्च चोटी की अगर बात करें तो इसकी सर्वोच्च चोटी है पारसनाथ हिल। पारसनाथ हिल
या पारसनाथ की पहाड़ी। और पारसनाथ की पहाड़ी जो है वो हजारीबाग के पठार में स्थित है। कहां पर स्थित है? हजारीबाग के पठार में स्थित है। पारसनाथ की पहाड़ी, पारसनाथ की पहाड़ी कहां स्थित है? हजारी बाग के पठार में स्थित। आपको बताया था दामोदर नदी के उत्तर का भाग हजारीबाग का पठार कहलाता है। हजारीबाग के पठार में स्थित है पारसनाथ हिल, और पारसनाथ हिल ही छोटा नागपुर पठार की सर्वोच्च पर्वत चोटी है। इसके बाद अगर आगे बात करें अपन, तो छोटा नागपुर का पठार जो है ग्रेनाइट चट्टान, कौन सी चट्टान? ग्रेनाइट चट्टान से ग्रेनाइट चट्टान से निर्मित उच्च स्थलाकृति, उच्च स्थला आकृति, छोटा नागपुर पठार में ग्रेनाइट चट्टान से निर्मित उच्च स्थलाकृति या यूं कहें द्वीप रूपीय स्थलाकृति, द्वीप रूपीय स्थलाकृति के कारण यहां पाट भूमि क्या कहलाता है? पाट भूमि या यूं कहें पाटलैंड, पाटलैंड कहलाता है। सेकंड ग्रेड में एसएसटी में पूछा भी गया था यह प्रश्न कि छोटा नागपुर का पठार किसका उदाहरण है? तो पाट भूमि का उदाहरण है। और पाट भूमि क्या है? ग्रेनाइट चट्टान से निर्मित उच्च स्थलाकृति या द्वीप के समान जो स्थलाकृति बनती है, ग्रेनाइट चट्टानों के कारण उच्च स्थलाकृति या द्वीप रूपी जो स्थलाकृति बनती है उसे नाम दिया गया है पाट भूमि। क्या नाम दिया गया है? पाट भूमि। तो छोटा नागपुर का पठार किसका उदाहरण है? पाटलैंड का उदाहरण है। यह था आपका छोटा नागपुर का पठार। इसके बाद नेक्स्ट अगले पठारों की चर्चा करेंगे अपन अगली क्लास में। थैंक यू।